वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर जलती हुई चिता से उठती लपटें आसमान को छू रही थीं। जैसे किसी की आत्मा की अंतिम पुकार हो, सावित्री देवी वहां खड़ी थीं, बिल्कुल पत्थर की मूरत की तरह, जिनकी आंखों से आंसू तो सूख चुके थे, लेकिन दिल में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। गंगा के किनारे गूंजते राम नाम सत्य है के स्वर उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे, जो उन्हें बार बार यह याद दिला रहे थे कि उनका सुहाग, उनका सहारा, हवलदार रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहे। आग की तपिश उनके चेहरे को झुलसा रही थी, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी ठंडक थी। वह ठंडक जो एक औरत के जीवन में तब आती है जब उसके सिर से पति का साया उठ जाता है और वह इस कठोर समाज के बीच बिल्कुल अकेली रह जाती है। उनके सफेद कपड़े, जो अब उनके जीवन का एकमात्र रंग बन चुके थे, हवा में फड़फड़ा रहे थे, मानो वे भी इस नए बेरहम अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे। चिता की आग धीरे धीरे शांत हो रही थी और उसके साथ ही वहां मौजूद भीड़ भी छंटने लगी थी। लेकिन सावित्री के लिए असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। समाज की रीतियों के अनुसार एक विधवा का जीवन कांटों भरा होता है, लेकिन एक गरीब विधवा के लिए तो यह हर पल मरने जैसा होता है। उनके जेठ किशन लाल, जो पूरे अंतिम संस्कार के दौरान मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, अब धीरे से उनके पास आए। उनकी आंखों में शोक नहीं, बल्कि एक चालाक चमक थी, जो सावित्री को बहुत पहले से खटक रही थी। उन्होंने सावित्री के कंधे पर हाथ रखा, जो सहानुभूति के लिए कम और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ज्यादा लग रहा था। किशन लाल की आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे वह रमेश की राख ठंडी होने का भी इंतजार नहीं कर सकते थे और तुरंत अपनी असली मंशा जाहिर करना चाहते थे। उन्होंने धीरे से कहा, भाभी, अब रोने से क्या होगा? जो गया वह तो गया। अब हमें जिंदा लोगों की फिक्र करनी होगी, खासकर इस कर्ज की जो भैया छोड़ गए हैं। सावित्री ने अपनी सूनी आंखों से किशन लाल की ओर देखा, मानो वह किसी दूसरी दुनिया की भाषा बोल रहे हों। अभी तो उनके पति की अस्थियां भी नहीं चुनी गई थीं और यह आदमी पैसों की बात कर रहा था। किशन लाल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ठाकुर सिंह का कर्ज बहुत भारी है सावित्री। रमेश ने घर की मरम्मत और अपनी बीमारी के इलाज के लिए जो पैसा लिया था, उसका ब्याज हर दिन बढ़ रहा है। अब तुम्हारे पास कोई कमाई का जरिया भी नहीं है। मेरी मानो तो पुश्तैनी जमीन का वह टुकड़ा बेच दो, उससे कुछ कर्ज उतर जाएगा। और हां, अंजलि अब सयानी हो रही है। उसकी पढ़ाई लिखाई पर पैसा बर्बाद करने के बजाय हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। जितनी जल्दी हाथ पीले हो जाएं, उतना ही अच्छा है, वरना बिना बाप की बेटी समाज के लिए एक बोझ बन जाती है। बोझ शब्द सावित्री के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगा, जिसने उनके मातृत्व को झकझोर कर रख दिया। तभी वहां 10 साल की अंजलि, जो अब तक अपनी मां की साड़ी का पल्लू पकड़े चुपचाप खड़ी थी, अचानक सामने आ गई। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी आग थी, जो शायद उसने अपने पिता की चिता से ही ले ली थी। उसने अपने नन्हे हाथों में अपने पिता की वह पुरानी फौजी टोपी कसकर पकड़ रखी थी, जिसे रमेश अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। अंजलि ने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं बोझ नहीं हूं ताऊ जी, और मैं शादी नहीं करूंगी। मैं स्कूल जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी और पापा की तरह फौज में भर्ती होंगी। पापा ने कहा था कि मैं उनकी बहादुर बेटी हूं और मैं उनका सपना पूरा करूंगी। एक छोटी सी बच्ची के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर वहां खड़े कुछ रिश्तेदार हंस पड़े, लेकिन किशन लाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनके लिए एक लड़की का जुबान लड़ाना, और वह भी फौज में जाने की बात करना, किसी पाप से कम नहीं था। किशन लाल ने अंजलि को डांटते हुए कहा, चुप कर बेशर्म लड़की, फौज में जाना मर्दों का काम है, औरतों का नहीं। तेरा काम चूल्हा चौका संभालना है, बंदूक चलाना नहीं। दिमाग खराब हो गया है तेरा और तेरी मां का, जिसने तुझे सिर पर चढ़ा रखा है।
किशन के ये शब्द वहां के माहौल में जहर की तरह घुल गए। सावित्री ने अपनी बेटी को अपनी ओर खींचा और उसे अपने आंचल में छिपा लिया। लेकिन इस बार सावित्री की आंखों में वह लाचारी नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। बेटी के शब्दों ने उनके अंदर की सोई हुई शेरनी को जगा दिया था। उन्होंने महसूस किया कि अगर वह आज चुप रही तो उनकी बेटी का भविष्य भी उसी धुएं में उड़ जाएगा जिसमें उनके पति का शरीर विलीन हो गया है। सावित्री ने पहली बार अपनी नजरें उठाईं और सीधे किशन लाल की आंखों में देखा। उनकी दृष्टि में एक ऐसा तेज था जिसने किशन को भी एक पल के लिए सहमने पर मजबूर कर दिया। सावित्री ने गंगा मैया की ओर इशारा करते हुए, जहां लहरें किनारों से टकरा रही थीं, एक कसम खाई जो किसी मंत्र से कम शक्तिशाली नहीं थी। उन्होंने भारी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, किशन भैया, मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है। यह मेरे रमेश का खून है और शहर का बच्चा शहर ही होता है। आप जमीन की चिंता मत कीजिए। मैं मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, लोगों के बर्तन मांजूंगी, लेकिन अपनी जमीन नहीं बेचूंगी। और रही बात अंजलि की, तो सुन लीजिए, यह लड़की फौज में ही जाएगी। आज मैं अपने पति की चिता और इस पवित्र गंगा को साक्षी मानकर कसम खाती हूं कि जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी बेटी के सपनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी, चाहे वह आप हों या यह पूरा समाज। सावित्री के इन शब्दों ने घाट पर सन्नाटा फैला दिया। वहां मौजूद हर व्यक्ति अवाक था, क्योंकि उन्होंने सावित्री को हमेशा एक दबी कुचली औरत के रूप में ही देखा था। शाम गहराने लगी थी और घाट पर दिए जलने लगे थे, जो अंधेरे से लड़ने की छोटी छोटी कोशिश कर रहे थे। सावित्री ने अंजलि का हाथ थामा और अपने घर की ओर चल पड़ी। वह घर जो अब वीरान हो चुका था। रास्ते भर लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ में दया थी तो कुछ में उपहास। गांव की गलियां वही थीं, लेकिन आज वे सावित्री को बहुत लंबी और डरावनी लग रही थीं। हर बंद दरवाजा उन्हें याद दिला रहा था कि अब उन्हें अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी है। अंजलि ने चलते चलते मां की ओर देखा और पूछा, मां, क्या हम सच में यह कर पाएंगे? ताऊजी कह रहे थे कि यह नामुमकिन है। सावित्री ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। उसकी उंगलियां अंजलि के बालों में उलझ गईं। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि उनका दिल रो रहा था, और कहा, नामुमकिन कुछ नहीं होता बेटा, बस रास्ता थोड़ा कठिन होता है। घर पहुंचकर सावित्री ने देखा कि घर का कोना कोना रमेश की यादों से भरा पड़ा था। वह खूंटी जिस पर रमेश अपनी वर्दी टांगते थे, वह खाट जिस पर बैठकर वे शाम की चाय पीते थे, सब कुछ वैसा ही था। बस रमेश नहीं थे। रात के सन्नाटे में झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं और दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। सावित्री ने चूल्हा नहीं जलाया। आज भूख मर चुकी थी। वह पुराने संदूक के पास गईं और उसे खोला। उसमें रमेश के कुछ कागज और वह तिरंगा झंडा रखा था जिसे वह रिटायरमेंट के बाद लाए थे। सावित्री ने उस झंडे को सीने से लगा लिया। उन्हें लगा जैसे रमेश उन्हें गले लगा रहे हैं और कह रहे हैं, हार मत मानना सावित्री। उस रात, उस टूटी हुई छत के नीचे, एक विधवा ने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह अब केवल एक मां नहीं, बल्कि एक पिता भी बनेगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सावित्री का संघर्ष शुरू हो गया। वह जानती थी कि ठाकुर सिंह का कर्ज एक ऐसा दलदल है जिससे निकलना आसान नहीं होगा। गांव के जमींदार ठाकुर सिंह की हवेली गांव के बीचों बीच एक किले की तरह खड़ी थी, जो गरीबों की हड्डियों पर बनी थी। सावित्री को पता था कि किशन लाल ने ठाकुर सिंह को सब कुछ बता दिया होगा। फिर भी उन्होंने अपनी कमर कसी और खेतों की ओर निकल पड़ी। वह खेत जो कभी उनके पति की शान हुआ करता था, अब सूख रहा था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से रमेश की बीमारी के कारण वहां कोई काम नहीं हो पाया था। सावित्री ने कुदाल उठाई और जमीन खोदना शुरू किया। उनके कोमल हाथों में छाले पड़ने में देर नहीं लगी, लेकिन हर बार
जब कुदाल जमीन पर पड़ती, उन्हें किशन लाल के ताने याद आते और उनकी ताकत दोगुनी हो जाती। मिट्टी और पसीने की गंध में उन्हें अपने अस्तित्व का नया अर्थ मिल रहा था। दिन बीतते गए और सावित्री का जीवन एक मशीन की तरह हो गया। सुबह 4 बजे उठना, दूसरों के खेतों में काम करना, फिर अपने खेत को देखना और रात को दिए की रोशनी में बीड़ी बनाना ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे आ सके। अंजलि भी अपनी मां के संघर्ष को देख रही थी। उसने अपनी गुड़िया और खेल के सामान एक तरफ रख दिए और अपनी किताबों में डूब गई। वह जानती थी कि उसकी मां जिस आग में जल रही है, उसका ईंधन केवल उसकी सफलता ही बन सकती है। स्कूल में जब दूसरे बच्चे लंच के समय खेल रहे होते, अंजलि अपनी पुरानी किताबों को रट रही होती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक कम नहीं हुई थी। गांव के लोग बातें बनाते थे, देखो, विधवा होकर भी कैसी अकड़ है, बेटी को अफसर बनाएगी। लेकिन सावित्री ने अपने कान बंद कर लिए थे। वह बहरी हो गई थी दुनिया के लिए, केवल अपनी बेटी की पुकार सुनने के लिए। एक दिन जब सावित्री ठाकुर सिंह की हवेली के पास से गुजर रही थीं, ठाकुर ने उन्हें रोक लिया। ठाकुर अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोला, सावित्री, सुना है तुम बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन याद रखना, ब्याज की रकम मेहनत से नहीं, पैसों से चुगाई जाती है। अगले महीने तक अगर पहली किस्त नहीं आई तो मुझे न चाहते हुए भी तुम्हारी जमीन अपने नाम करनी होगी। और हां, किशन लाल कह रहा था कि तुम बेटी को फौज में भेजना चाहती हो। यह मर्दों की दुनिया है बावरी, यहां औरतों के सपने चूल्हे की राख में ही अच्छे लगते हैं। ठाकुर की हंसी वहां मौजूद उसके चमचों की हंसी में मिल गई। सावित्री का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने अपना सिर नहीं झुकाया। उन्होंने ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठाकुर साहब, कर्ज चुका दूंगी, एक एक पाई चुका दूंगी, लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन मेरी बेटी वर्दी पहनकर इस गांव में आएगी, उस दिन आपको भी सलाम करना पड़ेगा। वह उस दिन घर लौटी तो उनका शरीर टूट रहा था, बुखार से तप रहा था, लेकिन उन्होंने अंजलि को यह महसूस नहीं होने दिया। रात को जब अंजलि सो गई, सावित्री उठकर बाहर चबूतरे पर आ गईं। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। उन्होंने अपनी हथेलियों को देखा जो अब सख्त और खुरदुरी हो चुकी थीं। ये हाथ कभी चूड़ियों से खनकते थे, आज छालों से भरे थे। उन्होंने सोचा, क्या मैं सच में यह कर पाऊंगी? क्या मैं इस क्रूर दुनिया से अपनी बेटी को बचा पाऊंगी? तभी उनकी नजर उस पुराने पेड़ पर पड़ी जो आंधी तूफान में भी खड़ा रहता था। उन्होंने खुद को समझाया कि उन्हें उस पेड़ की तरह बनना होगा, जिसे जड़ें जमीन में जकड़े रखती हैं, चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों न हो। उनका संकल्प ही उनकी जड़ें थीं, और अंजलि का भविष्य वह आकाश जिसे उन्हें छूना था। समय का पहिया घूमता रहा, मौसम बदले, साल बीते, लेकिन सावित्री का संघर्ष और अंजलि की लगन नहीं बदली। अंजलि अब बड़ी हो रही थी और उसके साथ ही उसके सपने भी। वह गांव के सरकारी स्कूल में सबसे होनहार छात्रा बन गई थी। हर सुबह वह गांव की पगडंडियों पर दौड़ लगाती, अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए। गांव के लड़के उसका मजाक उड़ाते, देखो, पीटी ऊषा बन रही है, लेकिन अंजलि ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सावित्री अक्सर छुपकर अपनी बेटी को दौड़ते हुए देखती और उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ जाते। वे जानती थीं कि उनकी बेटी लोहे की बन रही है, उस आग में तपकर जिसे दुनिया ने उनके लिए जलाया था। यह कहानी सिर्फ एक विधवा और उसकी बेटी की नहीं थी। यह एक युद्ध था जो सीमाओं पर नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता के खिलाफ लड़ा जा रहा था। और इस युद्ध में सावित्री अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थीं। सालों का वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ गया था और सोनपुर की धूल भरी गलियों में एक नई सुबह का सूरज उगाया था। डाकिया जब खाकी वर्दी में साइकिल की घंटी बजाता हुआ सावित्री की झोपड़ी के सामने रुका, तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंजलि ने कांपते हाथों से वह मोटा लिफाफा लिया जिस पर भारतीय सेना की मुहर लगी थी।
लिफाफा खोलते ही उसकी चीख निकल गई। मां, मैं पास हो गई, मेरा चयन ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए हो गया है। सावित्री, जो आंगन में गेहूं साफ कर रही थी, सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ी। मां बेटी एक दूसरे से लिपट गईं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यह वह पल था जिसके लिए उन्होंने वर्षों तक समाज के ताने सहे थे। सूखी रोटियां खाई थीं और अपनी रातों की नींद कुर्बान की थी। उस क्षण के लिए उनकी छोटी सी झोपड़ी किसी महल से कम नहीं लग रही थी, जहां जीत का जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन खुशी का यह ज्वार ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया, क्योंकि जैसे ही अंजलि ने वह पत्र पूरा पढ़ा, उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ गई। प्रवेश शुल्क, वर्दी का खर्च, यात्रा का किराया और वहां रहने के लिए आवश्यक सामान की सूची, सब मिलाकर एक ऐसी रकम बन रही थी जो उनके लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। 50,000 रुपये। सावित्री ने उस कागज को देखा। हालांकि वह अनपढ़ थीं, लेकिन अंजलि के चेहरे पर उभरी चिंता की लकीरों को वह बखूबी पढ़ सकती थी। घर में सन्नाटा छा गया, वही सन्नाटा जो अक्सर गरीबी के साथ मुफ्त मिलता है। अंजलि ने धीमे स्वर में कहा, मां, इतने पैसे कहां से आएंगे? क्या मेरी मेहनत बेकार जाएगी? सावित्री ने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदले और अंजलि का माथा चूमते हुए कहा, तुझे पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू बस अपनी तैयारी कर। तेरा बाप ऊपर बैठा सब देख रहा है। वह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। रात का गहरा अंधेरा छा चुका था और अंजलि अपनी पुरानी खाट पर सो रही थी। लेकिन सावित्री की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उन्होंने अपनी कमर में बंधी पुरानी पोटली खोली, जिसमें उन्होंने एक एक पैसा जोड़कर रखा था। सिक्कों की खनक ने सन्नाटे को तोड़ा, लेकिन वह खनक बहुत कमजोर थी। कुल जमा पूंजी बामुश्किल 5,000 रुपये थी। सावित्री की नजर अपनी परछाई पर पड़ी, जो दीवार पर हिल रही थी। उन्होंने धीरे से अपने कानों की ओर हाथ बढ़ाया। कानों में सोने की बालियां थीं। कुल बामुश्किल 5,000 रुपये थी, जो रमेश ने उन्हें शादी की पहली सालगिरह पर दी थी। ये बालियां केवल सोना नहीं थीं, बल्कि उनके सुहाग की आखिरी निशानी थी। वह आखिरी चीज जो उन्हें रमेश के स्पर्श की याद दिलाती थी। सावित्री का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन उन्होंने एक गहरी सांस ली। एक तरफ मृत पति की निशानी थी और दूसरी तरफ जीवित बेटी का भविष्य। चुनाव कठिन था, पर एक मांग के लिए स्पष्ट था। अगली सुबह जब अंजलि अपनी दौड़ के लिए गई हुई थी, सावित्री चुपके से घर से निकली। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से कानों को ढक लिया था, ताकि कोई यह न देख सके कि आज वह अपने सुहाग का हिस्सा बेचने जा रही हैं। सुनार की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने कांपते हाथों से बालियां उतारकर तराजू पर रख दी। सुनार ने बेरुखी से सोने को तौला, जैसे वह किसी के जज्बात नहीं, बल्कि केवल धातु तौल रहा हो। जब उसने नोटों की गड्डी सावित्री के हाथ में थमाई, तो उन्हें लगा जैसे वह अपने शरीर का कोई अंग बेचकर आई है। 20,000 रुपये, कुल मिलाकर 25,000 हुए। अभी भी आधी रकम कम थी। सावित्री बाजार के बीचों बीच खड़ी थी। चारों तरफ शोर था, लेकिन उन्हें केवल अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। अब उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा था, सिवाय उस छत के जिसके नीचे वे रहती थीं। सावित्री के कदम अपने आप ठाकुर सिंह की हवेली की ओर मुड़ गए। वही हवेली जिसकी छाया भी उन्हें डसती थी। हवेली के बड़े फाटक पर खड़े होकर उन्हें एक पल के लिए चक्कर सा आ गया। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने कसम खाई थी कि वह कभी ठाकुर के सामने हाथ नहीं फैलाएंगी। लेकिन नियति को शायद उनकी परीक्षा लेने में आनंद आ रहा था। उन्होंने अपना स्वाभिमान अपने पैरों तले कुचला और अंदर दाखिल हुई। ठाकुर सिंह अपने दीवान पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। सावित्री को देखते ही उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वह ठाकुर सिंह उन कुचले के लिए जानता था कि यह दिन आएगा। सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, ठाकुर साहब, मुझे 25,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। मेरी बेटी की नौकरी लग रही है।
बस दाखिले का खर्चा है। जैसे ही उसकी पहली तनख्वाह आएगी, मैं ब्याज समेत सब चुका दूंगी। ठाकुर सिंह ने ठहाका लगाया। उसकी हंसी में क्रूरता साफ झलक रही थी। अरे सावित्री, तुम तो कहती थी कि कभी मेरी चौखट पर नहीं आओगी। खैर, वक्त इंसान को सब सिखा देता है, लेकिन फौज की नौकरी का क्या भरोसा, और बिना गिरवी रखे तो मैं अपने सगे भाई को भी पैसा नहीं देता। ठाकुर ने एक कागज आगे बढ़ाया। यह तुम्हारे घर के गिरवी के कागज हैं। इस पर अंगूठा लगाओ, लेकिन याद रखना, ब्याज की दर 5% महीना होगी, और अगर 3 महीने तक ब्याज नहीं आया तो घर मेरा। फिर तुम और तुम्हारी लाडो सड़क पर। सावित्री का हाथ कांप रहा था। वह जानती थी कि वह आग के दरिया में उतर रही हैं। यह घर ही उनकी एकमात्र सुरक्षा थी। लेकिन फिर उन्हें अंजलि का चेहरा याद आया, वर्दी में सजी हुई। सावित्री ने अपनी आंखें बंद कीं और स्याही में डूबा अंगूठा उस कागज पर लगा दिया, जो उनकी किस्मत का फैसला था। पैसे लेकर जब सावित्री हवेली से बाहर निकली, तो उन्हें लगा जैसे उनका वजन कई मन बढ़ गया है। उनके पल्लू में बंधे नोट उन्हें काट रहे थे। यह पैसा कर्ज का नहीं, बल्कि उनकी गुलामी का दस्तावेज था। घर की ओर लौटते हुए उन्होंने रास्ते में स्थित मंदिर के सामने सिर झुकाया, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने पति की मेहनत से बनाए घर का सौदा करके कोई पाप किया है। लेकिन फिर उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा। उन्हें अब एक बहुत बड़ा नाटक करना था। अंजलि को अगर जरा भी भनक लग जाती कि यह पैसा घर गिरवी रखकर और गहने बेचकर आया है, तो वह कभी नहीं जाती। सावित्री ने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़ी, इतनी चौड़ी कि वह अपने अंदर के दर्द को छिपा सके, और घर में दाखिल हुई। घर में अंजलि उदास बैठी थी। सावित्री ने आते ही नोटों की गड्डी अंजलि के सामने मेज पर पटक दी। अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गईं। मां, इतने सारे पैसे यह कहां से आए? अंजलि ने अविश्वास से पूछा। सावित्री ने बिना पलक झपकाए झूठ बोला। अरे पगली, मैंने तुझे कहा था ना कि तेरा बाप सब देख रहा है। आज ही शहर से चिट्ठी आई है। सरकार ने तेरे पापा की रुकी हुई पेंशन का एरियर पास कर दिया है। यह उसी के पैसे हैं। देख, भगवान भी चाहता है कि तू अफसर बने। सावित्री की आवाज में इतना विश्वास था कि अंजलि को शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं मिली। अंजलि ने उछलकर मां को गले लगा लिया। थैंक यू पापा, थैंक यू मान। मैं जानती थी कि सब ठीक हो जाएगा। अंजलि की खुशी देखकर सावित्री का कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन उन्होंने अपनी सिसकी को हंसी में बदल दिया। अगले कुछ दिन तैयारी की भागदौड़ में बीत गए। सावित्री अंजलि को लेकर शहर के बाजार गईं। उन्होंने एक बड़ा सा लोहे का संदूक खरीदा, जिसे वे ट्रंक कहते थे। उस पर पेंट से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, कैडेट अंजलि कुमारी। यह नाम देखते ही सावित्री का सीना गर्व से फूल गया। उन्होंने अंजलि के लिए सबसे अच्छे जूते, सफेद मोजे और नए कपड़े खरीदे। हर चीज खरीदते समय वह मोलभाव करतीं, दुकानदार से झगड़तीं ताकि एक एक रुपया बचा सकें। लेकिन अंजलि की किसी भी जरूरत में कटौती नहीं की। खुद सावित्री की चप्पल टूटी हुई थी, जिसे उन्होंने तार से बांध रखा था। लेकिन अंजलि के पैरों के लिए उन्होंने सबसे आरामदायक स्पोर्ट्स शूज खरीदे। यह विरोधाभास ही उनके प्रेम की परिभाषा था, खुद कांटों पर चलना ताकि औलाद फूलों पर चल सके। जाने से एक रात पहले सावित्री ने अंजलि के बालों में तेल लगाया। यह उनका पुराना नियम था। अंजलि जमीन पर बैठी थी और सावित्री खाट पर। सावित्री की खुरदुरी उंगलियां जब अंजलि के बालों में घूम रही थीं, तो दोनों खामोश थीं। शब्द कम पड़ रहे थे। अंजलि ने कहा, मान, तुम यहां अकेली कैसे रहोगी? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होगी। सावित्री ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, अरे मेरी चिंता मत कर, मैं तो शेरनी हूं, और अब तो किशन भैया भी सुधर गए हैं, मदद करने की बात कर रहे थे। तू बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना, वहां सब बड़े घरों के बच्चे होंगे। लेकिन तू याद रखना, तू एक शहीद की बेटी है।
कभी किसी के सामने झुकना मत। सावित्री फिर से झूठ बोल रही थी। किशन लाल ने मदद तो दूर, ताना मारा था कि लड़की को शहर भेजकर खानदान की नाक कटवा रही हो। आखिरकार वह सुबह आ ही गई। सूरज अभी निकला भी नहीं था कि सावित्री उठ गई। उन्होंने दही और चीनी तैयार की, जो हर शुभ काम से पहले खिलाई जाती है। अंजलि अपनी नई पैकिंग के साथ तैयार थी। उसने अपनी मां के पैर छुए। सावित्री ने उसे उठाया और कसकर गले लगा लिया। उस आलिंगन में सावित्री ने अपनी सारी ताकत अंजलि में भर दी। उन्होंने अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोक लिया, क्योंकि कहते हैं कि जाते वक्त रोना अपशकुन होता है। जा बेटी, विजय होकर लौटना, सावित्री ने कहा। अंजलि ने अपना भारी ट्रंक उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ी। वह बार बार मुड़कर देख रही थी। सावित्री दरवाजे की चौखट पकड़कर खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, हाथ हिला रही थी। लेकिन जैसे ही अंजलि की बस धूल के गुबार में ओझल हुई, सावित्री वहीं चौखट पर ढेर हो गईं। अब घर में केवल सावित्री और सन्नाटा था। वह सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा गहरा और डरावना था। सावित्री ने अपने खाली कानों को छुआ, फिर उस दीवार को देखा जो अब कागज पर ठाकुर की हो चुकी थी। एक अजीब सा डर उनके दिल में घर कर गया। अगर अंजलि सफल नहीं हुई तो, अगर वह कर्ज नहीं चुका पाई तो। लेकिन उन्होंने तुरंत इस विचार को झटक दिया। उन्होंने मन ही मन कहा, नहीं, मेरी बेटी कभी हार नहीं मानेगी। उन्होंने खुद को संभाला, झाड़ू उठाई और घर साफ करने लगी। अब उनके पास रोने का वक्त नहीं था। हर मिनट, हर पल उन्हें अब पैसे कमाने के बारे में सोचना था। कर्ज का मीटर शुरू हो चुका था और ब्याज की सुई टिक टिक करके उनकी जान मांग रही थी। यह उनकी अपनी जंग थी। पतरास कोडलाज वन दज ना ना मां ना मां मां ना मां मां मां, जो उन्हें इस चारदीवारी के भीतर और बाहर लड़नी थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। अंजलि के जाने के बाद सावित्री ने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी थी। वह अब केवल खेतों में ही नहीं, बल्कि पास के कस्बे में एक निर्माण स्थल पर भी ईंटें ढोने का काम करने लगी थीं। सिर पर ईंटों का बोझ और पीठ पर उम्र का तकाजा, लेकिन सावित्री रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जब मजदूर सुस्ताते, सावित्री काम करती रहती। उनके हाथ अब पूरी तरह से पथरा गए थे। हर ईंट के साथ वह हिसाब लगाती। यह ईंट ब्याज के लिए, यह ईंट मूलधन के लिए। गांव वाले उन्हें पागल कहने लगे थे। बुढ़िया को पैसों की हवस हो गई है, लोग कहते। वे क्या जाने कि यह हवस नहीं, एक मां की तड़प थी जो अपनी बेटी के सिर पर छत बनाए रखने के लिए अपनी हड्डियां गला रही थी। उधर चेन्नई में अंजलि एक अलग ही दुनिया में थी। रगड़ा, ड्रिल, पीटी और पढ़ाई, उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह जब भी फोन करती, जो वह महीने में 1-2 बार ही कर पाती थी, वह भी पीसीओ से, सावित्री हमेशा उसे यही बताती कि सब ठीक है, मैं मजे में हूं बेटा, खा पी रही हूं, आराम कर रही हूं, सावित्री कहती। जबकि उस वक्त शायद उन्होंने 2 दिन से ढंग से खाना भी नहीं खाया होता था। यह फोन कॉल ही सावित्री के जीवन की एकमात्र रोशनी थी। अंजलि की आवाज सुनकर उनकी सारी थकान मिट जाती थी। वह अपनी बेटी की बातों में अपनी जीत ढूंढती थी। लेकिन एक बात जो सावित्री को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, वह थी ठाकुर सिंह का बढ़ता दबाव। पहली किस्त चुकाने का समय नजदीक आ रहा था और सावित्री के पास अभी भी पूरे पैसे नहीं थे। सावित्री को सबसे ज्यादा डर किशन लाल से था। वह गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठा था। उसे भनक लग चुकी थी कि सावित्री ने घर गिरवी रखा है। एक शाम किशन लाल आया और मीठी जुबान में बोला, भाभी, क्यों इस उम्र में अपनी जान दे रही हो? अंजलि तो अब शहर की हो गई है, कौन जाने वापस आए ना आए। तुम यह घर बेच क्यों नहीं देती? ठाकुर साहब अच्छे दाम दे रहे हैं, कर्जा भी उतर जाएगा और तुम्हारे हाथ में कुछ पैसा भी आ जाएगा। सावित्री ने गुस्से से उसे झिड़क दिया।
नियत साफ रखो किशन भैया, यह घर मेरे रमेश का है और यह अंजलि का ही रहेगा। किशन लाल मुंह बनाकर चला गया, लेकिन उसकी आंखों में जो धमकी थी उसने सावित्री की नींद उड़ा दी। सावित्री समझ गई थी कि अब उनके दुश्मन केवल गरीबी नहीं, बल्कि अपने ही खून के रिश्ते भी हैं। मौसम बदलने लगा था। आसमान में काले बादल घिरने लगे थे। मानसून आने वाला था। सावित्री की छत टपकती थी, लेकिन अब उसे ठीक कराने के पैसे नहीं थे। उन्होंने प्लास्टिक की थैलियां जमा करके छत पर डाल दी थीं। बारिश की पहली बूंद के साथ ही उनकी चिंताएं भी बरसने लगीं। अगर काम बंद हो गया तो पैसे कैसे आएंगे? निर्माण कार्य बारिश में रुक जाता है। सावित्री की सांसें अटक गईं। उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने दिया जलाया और प्रार्थना की। यह संघर्ष अब केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी हो चुका था। एक तरफ अंजलि ऊंचाइयों को छू रही थी और दूसरी तरफ सावित्री रसातल में धंसती जा रही थी। लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे वे रसातल में समा जाएं, अपनी बेटी को नीचे नहीं आने देंगी। चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए की हवाओं में एक अलग ही जोश था, जहां हर सुबह बूटों की थाप और जय हिंद के नारों से गूंजती थी। अंजलि अब उस सख्त दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी जो किसी सामान्य इंसान को तोड़ सकती थी, लेकिन उसे लोहे में बदल रही थी। मीलों लंबी दौड़, भारी हथियारों के साथ अभ्यास और जंगल वारफेयर की कठिन ट्रेनिंग के बीच अंजलि को सुकून का केवल एक ही पल मिलता था, जब वह अपनी मां को चिट्ठी लिखती थी। बैरक के एक कोने में बैठकर लालटेन की रोशनी में उसने अपनी पहली कमाई, जो उसे वजीफे स्टाइपेंड के रूप में मिली थी, एक मनी ऑर्डर के जरिए मां को भेजने की तैयारी की। 5,000 रुपये। उसके लिए यह केवल कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि उसकी मां के त्याग का पहला फल था। उसने चिट्ठी में लिखा, मान, यह मेरी पहली कमाई है। इससे अपने लिए एक नई साड़ी खरीदना और घर की छत ठीक करवा लेना। मैं बहुत खुश हूं। जल्द ही अफसर बनकर लौटूंगी। सोनपुर गांव में सावित्री हर दोपहर डाकिये की साइकिल की घंटी का इंतजार करती थी, जैसे कोई छातक बारिश का इंतजार करता है। वह अनपढ़ थी, काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन उस पीले लिफाफे को छूना ही उनके लिए अंजलि से मिलने जैसा था। जब डाकिया आया तो सावित्री दौड़कर बाहर आईं, लेकिन उनसे पहले ही किशन लाल वहां पहुंच गया। किशन, जो अब सावित्री का शुभचिंतक बनने का ढोंग कर रहा था, ने डाकिये से लिफाफा और मनी ऑर्डर ले लिया। उसने सावित्री की ओर मुड़कर एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, भाभी, लाओ मैं पढ़कर सुनाता हूं कि हमारी बिटिया ने क्या लिखा है। सावित्री, जो अपने जेठ पर भरोसा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी, श्रद्धा भाव से खड़ी हो गई। किशन ने लिफाफा खोला, नोटों को अपनी जेब में सरकाया और चिट्ठी पढ़ने का नाटक करने लगा। किशन लाल का चेहरा गंभीर हो गया। उसने माथे पर शिकन लाते हुए झूठ बोला, भाभी, अंजलि ने लिखा है कि वहां ट्रेनिंग बहुत सख्त है। उसे खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। उसने लिखा है कि अभी वह पैसे नहीं भेज पाएगी, बल्कि उसे ही और पैसों की जरूरत पड़ सकती है। सावित्री का चेहरा पीला पड़ गया। वह जो उम्मीद लगाए बैठी थी कि अंजलि की मदद से घर का थोड़ा बोझ हल्का होगा, वह उम्मीद पल भर में टूट गई। उल्टे बेटी की तकलीफ सुनकर उनका दिल बैठ गया। उन्होंने अपनी धोती के कोने से बंधी कुछ रेजगारी निकाली और किशन के हाथ में रख दी। भैया, यह थोड़े से पैसे हैं, उसे भिजवा देना। मेरी बच्ची भूखी नहीं रहनी चाहिए। किशन ने मन ही मन अपनी चालाकी पर हंसते हुए पैसे ले लिए और सावित्री को झूठी तसल्ली दी। लेकिन किशन का पाप केवल यही नहीं रुका। उसने शहर जाकर अंजलि को जवाबी चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में शब्दों का जाल बुना गया था। उसने लिखा, मेरी प्यारी बिटिया अंजलि, हम यहां बहुत खुश हैं। तुम्हारे भेजे पैसे मिल गए। मां ने नई साड़ी खरीदी है और घर की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया है। मां
अब बहुत आराम से रह रही है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और चिंता मत करो। यह चिट्ठी जब अंजलि को मिली तो वह खुशी से झूम उठी। उसने अपने साथियों को गर्व से बताया कि कैसे वह अपनी मां का जीवन बदल रही है। वह कल्पना करने लगी कि उसकी मां नई साड़ी पहनकर पक्के मकान में आराम से सो रही होगी। यह एक क्रूर विडंबना थी। हजारों मील दूर बैठी बेटी को लग रहा था कि वह अपनी मां को रानी बना रही है, जबकि हकीकत में उसकी मां दाने दाने को मोहताज हो रही थी। उधर सोनपुर में ठाकुर सिंह के सब्र का बांध टूट चुका था। 3 महीने बीत चुके थे और सावित्री ब्याज की एक भी किस्त नहीं चुका पाई थी। किशन लाल ने जो पैसे हड़पे थे उससे वह जुआ खेल रहा था और शराब पी रहा था, जबकि सावित्री सोच रही थी कि वह पैसे अंजलि के पास पहुंच गए हैं। एक काली दोपहर ठाकुर सिंह अपने लठैतों के साथ सावित्री के घर आ धमका। उसने बिना किसी चेतावनी के घर खाली करने का फरमान सुना दिया। सावित्री, वक्त खत्म हुआ, यह घर अब मेरा है, ठाकुर ने गरजते हुए कहा। सावित्री ने उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाया, ठाकुर साहब, रहम कीजिए, मेरी बेटी पैसे भेज रही है, बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए। लेकिन ठाकुर ने एक न सुनी। उसके आदमियों ने घर का सामान, टूटे बर्तन, पुरानी खाट और रमेश की यादें सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। पूरा गांव तमाशबीन बना खड़ा था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ठाकुर के खिलाफ बोल सके। सावित्री अपनी चौखट से लिपट गईं, रोती रहीं, चिल्लाती रहीं। ये वही घर था जहां वह दुल्हन बनकर आई थी, जहां अंजलि का जन्म हुआ था। इस घर की ईंटों में उनकी आत्मा बसती थी। लेकिन ठाकुर के आदमियों ने उन्हें घसीटकर बाहर कर दिया और दरवाजे पर एक बड़ा ताला जड़ दिया। वह ताला केवल उस घर पर नहीं, बल्कि सावित्री के मान सम्मान पर लगा था। किशन लाल भीड़ में खड़ा सब देख रहा था, लेकिन वह आगे नहीं आया। उसे डर था कि अगर उसने मुंह खोला तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। सावित्री धूल में पड़ी थी, उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके सामने उनका संसार लुट रहा था। उस दिन सोनपुर के आसमान में बादल तो थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। शायद भगवान भी इस अन्याय को देखकर शर्मिंदा था। सावित्री को गांव के बीच से खदेड़ दिया गया। अब उनके पास सिर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। गांव के बाहरी हिस्से में, जहां कूड़ा फेंका जाता था और आवारा जानवर रहते थे, एक वीरान पड़ी झोपड़ी थी। उसकी छत टूटी हुई थी और दीवारें मिट्टी की थीं, जो कभी भी गिर सकती थीं। सावित्री ने अपनी टूटी फूटी गृहस्थी उसी झोपड़ी में जमाई। यह जगह इंसानों के रहने लायक नहीं थी। बदबू और गंदगी का अंबार था। लेकिन सावित्री के पास कोई विकल्प नहीं था। पहली रात उस झोपड़ी में कयामत की तरह गुजरी। सांप, बिच्छू का डर, अंधेरा और भूख। सावित्री पूरी रात जागकर बैठी रहीं। हाथ में रमेश की तस्वीर और अंजलि की पुरानी फ्रॉक पकड़े। उन्होंने खुद से वादा किया कि अंजलि को इस बारे में कभी पता नहीं चलने देंगी, वरना उसकी ट्रेनिंग खराब हो जाएगी। दिन हफ्तों में बदलते गए और यह धोखे का खेल चलता रहा। अंजलि वहां से पैसे भेजती, किशन उन्हें रख लेता। अंजलि वहां से खत भेजती, किशन उन्हें बदल देता। सावित्री को लगता कि अंजलि व्यस्त है, इसलिए खत नहीं लिख पा रही, और अंजलि को लगता कि मां सुख से है। सावित्री का शरीर अब जवाब देने लगा था। भरपेट खाना तो दूर, उन्हें 2 वक्त की सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। वह खेतों में गिरे हुए दाने बीनती। कभी कभी मंदिर के बाहर जो प्रसाद बंटता, उसी से पेट भरती। उनके कपड़े तार तार हो चुके थे। वह सावित्री, जो कभी स्वाभिमान की मूरत थी, अब अपनी छाया से भी डरने लगी थी। लेकिन हर बार जब वह टूटने लगती, उन्हें अंजलि का चेहरा याद आ जाता। बस कुछ दिन और, फिर मेरी बेटी आएगी। यही मंत्र उन्हें जिंदा रखे हुए था। एक बार अंजलि ने एक बड़ा पार्सल भेजा। उसमें उसने मां के लिए एक शॉल और कुछ दवाइयां भेजी थीं, क्योंकि उसने सपने में देखा था कि मां बीमार है। यह पार्सल भी किशन के हाथ लगा।
बेशर्म किशन ने वह शॉल अपनी पत्नी को दे दिया और दवाइयां कूड़े में फेंक दी। गांव में किशन की पत्नी जब वह नई शॉल ओढ़कर निकली तो सावित्री की नजर उस पर पड़ी। उन्हें वह शॉल बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, काश मेरे पास भी ऐसी शॉल होती तो सर्दियों की रातें आसानी से कट जाती। उन्हें क्या पता था कि वह शॉल उनकी अपनी बेटी ने उनके लिए भेजी थी। यह क्रूरता की पराकाष्ठा थी। मां ठंड में ठिठुर रही थी और उसकी हक की गर्मी किसी और ने चुरा ली थी। रिश्तों का ऐसा घिनौना रूप शायद ही किसी ने देखा हो। चेन्नई में अंजलि अपनी पासिंग आउट परेड की तैयारी कर रही थी। वह बहुत रोमांचित थी। उसने सोचा कि मां को सरप्राइज देगी। उसने किशन को फोन किया क्योंकि सावित्री के पास फोन नहीं था। अंजलि ने उत्साहित होकर कहा, चाचा जी, मां को बता देना कि मेरी पासिंग आउट परेड आ रही है। मैं चाहती हूं कि मां वहां आए। मैं टिकट और पैसे भेज रही हूं। किशन ने फोन पर बहुत प्यार से बात की। बिल्कुल बिटिया, भाभी बहुत खुश होंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं खुद उन्हें लेकर आऊंगा। फोन रखने के बाद किशन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसे एक और मौका मिल गया था, पैसे ऐंठने का और सावित्री को और अधिक दुख देने का। वह जानता था कि अगर सावित्री वहां गई तो उसकी सारी पोल खुल जाएगी। उस शाम किशन सावित्री की झोपड़ी में गया। सावित्री चूल्हे में गीली लकड़ियां फूंक रही थीं, जिससे धुआं उठ रहा था और उनकी आंखों से पानी बह रहा था। किशन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, भाभी, अंजलि का फोन आया था। सावित्री का चेहरा खिल उठा। धुएं के बीच उनकी आंखें चमकने लगीं। क्या कहा? मेरी लाडो ने वह ठीक तो है न? किशन ने झूठी आह भरते हुए कहा, ठीक तो है, लेकिन उसने कहा है कि उसकी परेड में बड़े बड़े अफसर आएंगे, मंत्री आएंगे। उसने साफ मना किया है कि तुम वहां मत आना। सावित्री सन्न रह गईं। क्यों? मेरी बेटी ने ऐसा क्यों कहा? किशन ने नमक छिड़कते हुए कहा, अब वह बड़ी अफसर बन गई है भाभी। तुम ऐसी हालत में फटे कपड़ों में वहां जाओगी तो उसकी बेइज्जती होगी ना। उसने कहा है कि वह खुद बाद में कभी गांव आएगी। यह शब्द सावित्री के दिल को किसी खंजर की तरह चीर गए। क्या उनकी अपनी बेटी, जिसके लिए उन्होंने अपना घर, अपना स्वाभिमान, अपना सब कुछ खो दिया, अब उनसे शर्मिंदा है? सावित्री की आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि दुख अब आंसुओं की सीमा पार कर चुका था। वह चुपचाप बैठी रहीं, शून्य में ताकती रहीं। उन्हें लगा जैसे उनकी तपस्या भंग हो गई हो। किशन उनकी खामोशी को अपनी जीत मानकर वहां से चला गया, लेकिन किशन एक मां के दिल को समझने में चूक गया था। सावित्री ने रात भर सोचा। उनका दिल कह रहा था कि उनकी अंजलि ऐसा नहीं कह सकती, और अगर उसने ऐसा कहा भी है तो भी एक मां का फर्ज है कि वह अपनी बेटी की सबसे बड़ी खुशी में शामिल हो, चाहे छुपकर ही सही। वह अपनी बेटी की शर्मिंदगी नहीं बनेंगी, लेकिन उसे देखे बिना वह मर भी नहीं सकती। उसी रात सावित्री को तेज बुखार चढ़ गया। ठंड और भूख ने उनके शरीर को तोड़ दिया था। वह अपनी पुरानी गुदड़ी में लिपटी कांप रही थीं। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे और हवा झोपड़ी के छेदों से अंदर आ रही थी। बेहोशी की हालत में वह बड़बड़ा रही थी, अंजलि, मेरी बेटी, अफसर बिटिया। उनके पास पानी का एक लोटा तक देने वाला कोई नहीं था। गांव के दूसरे छोर पर किशनलाल अंजलि के भेजे पैसों से दावत उड़ा रहा था, और यहां एक मां अपनी आखिरी सांसों से लड़ रही थी, केवल इस उम्मीद में कि एक बार अपनी बेटी को वर्दी में देख ले। यह रात बहुत लंबी थी, शायद उनकी जिंदगी की सबसे लंबी रात। लेकिन सुबह का सूरज उगने वाला था। एक की इतनी बी जिंदगी जो उनके इम्तिहान का सबसे कठिन दौर लेकर आने वाला था। अगले कुछ दिनों तक सावित्री ने पागलों की तरह काम किया। बीमारी की हालत में भी वह कचरा बीनने जाती, प्लास्टिक की बोतलें और रद्दी इकट्ठा करती। लोग उन्हें देखकर नाक भौं सिकुड़ते, बच्चे उन पर पत्थर फेंकते। पागल बुढ़िया, पागल बुढ़िया। लेकिन सावित्री को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें बस किराए के पैसे जमा करने थे।
चेन्नई जाने का किराया। वह नहीं जानती थी कि चेन्नई कहाँ है, कितना दूर है। बस इतना जानती थी कि उनकी बेटी वहां है। उन्होंने अपनी भूख को मार दिया, एक एक पैसा बचाया। जब वह अपनी मुट्ठी में चंद सिक्के और फटे पुराने नोट दबाकर गिनती तो उन्हें उसमें अपनी बेटी का चेहरा नजर आता। एक मां का प्रेम दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ा होता है, और सावित्री उस प्रेम की जीती जागती मिसाल बन चुकी थी, जो अब रसातल के बिल्कुल तल पर खड़ी होकर भी आसमान छूने का हौसला रखती थी। वाराणसी में सावन का महीना आया तो अपने साथ हरियाली नहीं बल्कि सावित्री के लिए कयामत लेकर आया। आसमान से गिरती बारिश की बूंदें अमीर की छत पर संगीत बनकर बजती थीं, लेकिन सावित्री की टूटी फूटी झोपड़ी में वे किसी सजा से कम नहीं थीं। झोपड़ी के हर कोने से पानी टपक रहा था, फर्श कीचड़ में बदल चुका था और हवा में सीलन की बदबू थी। सावित्री पूरी रात एक कोने में सिमट कर बैठती, अपने सिर पर प्लास्टिक का एक टुकड़ा ओढ़े ताकि बारिश से बच सकें। उनके पास बदलने के लिए सूखे कपड़े तक नहीं थे। गीले कपड़ों में रहते उनके शरीर ने जवाब दे दिया था। तेज बुखार ने उन्हें जकड़ लिया था और उनकी खांसी की आवाज बारिश के शोर में भी स्पष्ट सुनाई देती थी। उनका शरीर आग की तरह तप रहा था, लेकिन अंदर से वे ठंड से कांप रही थीं। बीमारी ने सावित्री की कमर तोड़ दी थी। जब वे अगले दिन काम मांगने निर्माण स्थल पर पहुंची तो ठेकेदार ने उनकी हालत देखकर उन्हें धक्के मारकर भगा दिया। जा बुढ़िया, यहां बीमारों का काम नहीं है, कहीं मर गई तो पुलिस का लफड़ा हो जाएगा, ठेकेदार ने बेरहमी से कहा। सावित्री ने बहुत मिन्नतें की। बाबूजी, बस ईंटें ही तो ढोनी है, मैं कर लूंगी। लेकिन उसने एक न सुनी। खाली हाथ और भारी दिल के साथ सावित्री वापस लौटी। अब उनके पास न काम था, न पैसा और न ही शरीर में ताकत। घर में अनाज का एक दाना नहीं था। भूख उनके पेट में ऐंठन पैदा कर रही थी। उन्होंने पानी पीकर पेट भरने की कोशिश की, लेकिन भूख की आग पानी से नहीं बुझती। 3 दिन बीत गए, सावित्री ने अन्न का एक दाना नहीं खाया था। चौथे दिन सावित्री को लगा कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वे अंजलि के आने से पहले ही मर जाएंगी, और मरना उनके लिए कोई विकल्प नहीं था। उन्हें अपनी बेटी को वर्दी में देखना था। जीने की जिद्द ने उनके स्वाभिमान का गला घोंट दिया। उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो किसी भी शहीद की विधवा के लिए मृत्यु से भी बदतर था। उन्होंने अपनी सबसे पुरानी और फटी हुई साड़ी पहनी, जिससे उनका चेहरा अच्छी तरह ढका जा सके। वे लड़खड़ाते कदमों से काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर चल पड़ी। वह मंदिर जहां वे कभी अपने पति के साथ सिर उठाने जाती थीं, आज वहां वे हाथ फैलाने जा रही थीं। रास्ते का हर पत्थर उनके पैरों को चुभ रहा था, लेकिन उनके दिल में चुभ रहे शर्म के कांटों के आगे यह दर्द कुछ भी नहीं था। मंदिर के बाहर भिखारियों की लंबी कतार थी, कोढ़ी, अपाहिज और बूढ़े। सावित्री एक कोने में जाकर बैठ गईं, जहां अंधेरा ज्यादा था। उन्होंने अपने चेहरे को घूंघट में इतना छिपा लिया कि केवल उनकी आंखें और फैला हुआ हाथ दिखाई दे। जब पहला यात्री उनके सामने से गुजरा तो सावित्री का हाथ नहीं उठा। उनका ज़मीर उन्हें रोक रहा था। मैं एक फौजी की पत्नी हूं, मैं भीख कैसे मांग सकती हूं, उनके मन ने चीख कर कहा। लेकिन तभी पेट की भूख और चेन्नई जाने के किराए की याद ने उनके ज़मीर को कुचल दिया। जब एक महिला ने उनके सामने का कटोरा देखा तो उसने एक सिक्का फेंक दिया। उस सिक्के की खनक सावित्री के कानों में किसी बम धमाके जैसी लगी। उन्होंने कांपते हाथों से वह सिक्का उठाया। आज सावित्री मर गई थी और एक भिखारिन का जन्म हुआ था। घंटों बीत गए। बाबा, एक पैसा दे दो। माई, भूखी हूं। ये शब्द सावित्री के गले से मुश्किल से निकल रहे थे। हर बार जब कोई उनकी हथेली पर सिक्का रखता, उन्हें लगता जैसे कोई उनके गाल पर तमाचा मार रहा हो। वे अपनी नजरें नीचे झुकाए रखती थीं,
डरती थीं कि कहीं कोई गांव वाला उन्हें पहचान न ले। अगर किसी ने देख लिया कि हवलदार रमेश की पत्नी भीख मांग रही है, तो उनकी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। वे हर आने जाने वाले के पैरों को देखती, चेहरों को नहीं। उनके पैर सुन्न हो गए थे, कमर अकड़ गई थी, लेकिन वे वहां से नहीं हिली। यह केवल पेट भरने की लड़ाई नहीं थी, यह उस रेल टिकट की लड़ाई थी जो उन्हें उनकी बेटी तक पहुंचा सकता था। दोपहर में मंदिर के पास एक भंडारा चल रहा था। भिखारियों की भीड़ पत्तलों पर बचे हुए जूठन पर टूट पड़ी। सावित्री को घिन आई, लेकिन भूख ने उन्हें भी उस भीड़ का हिस्सा बना दिया। उन्होंने एक फेंके हुए पत्तल से आधी खाई हुई पूरी उठाई और उसे अपने पल्लू में छिपा लिया। किसी ने उन्हें धक्का दिया, वे कीचड़ में गिर गईं, लेकिन उन्होंने वह पूरी नहीं छोड़ी। एक कोने में बैठकर आंसुओं के साथ उन्होंने वह झूठा खाना खाया। हर निवाले के साथ वे खुद को समझाती रहीं, यह खाना नहीं, यह मेरी दवाई है, मुझे जिंदा रहना है। उस समय उनकी आत्मा रो रही थी, लेकिन उनका शरीर राहत महसूस कर रहा था। गरीबी इंसान को जानवर बना देती है, और आज सावित्री ने इस कड़वे सच को जी लिया था। शाम होते होते उनके कटोरे में कुछ चिल्लर जमा हो गए थे। सावित्री ने उन सिक्कों को अपनी साड़ी के कोने में ऐसे बांधा जैसे वे हीरे जवाहरात हों। उन्होंने गिनकर देखा, कुल 30 रुपये। चेन्नई का टिकट सैकड़ों का था। मंजिल अभी बहुत दूर थी। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, आरती हो रही थी, लोग भगवान को भोग लगा रहे थे, और बाहर भगवान के बच्चे दाने दाने को तरस रहे थे। सावित्री ने मंदिर के शिखर को देखा और मन ही मन कहा, भोलेनाथ, तूने मुझे इस हाल में पहुंचाया है, अब तू ही मेरी लाज रखना। मेरी बेटी को कभी पता न चले कि उसकी मां ने उसके सपनों के लिए अपना स्वाभिमान बेच दिया। बारिश फिर शुरू हो गई थी और सावित्री भीगती हुई अपनी झोपड़ी की ओर लौटी, एक हारी हुई योद्धा की तरह। अब यह सावित्री की दिनचर्या बन गई थी। दिन निकलने से पहले वे मंदिर पहुंच जाती और रात गए लौटती। वे अब जान गई थी कि किस समय ज्यादा भीड़ होती है और किस तरह के लोग ज्यादा पैसे देते हैं। उन्होंने अपनी आवाज में एक ऐसा दर्द पैदा कर लिया था जो पत्थर को भी पिघला दे। कभी कभी पुलिस वाले डंडा मारकर भगा देते, कभी दुकानदार पानी फेंक देते, लेकिन सावित्री बेशर्मों की तरह वहीं जमी रहती। उनके शरीर पर अब घाव हो गए थे, जो गंदगी और बारिश के कारण सड़ने लगे थे, लेकिन उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, न ही वक्त। हर पैसा गुल्लक में जा रहा था, जो उन्होंने झोपड़ी के फर्श के नीचे गाड़ रखा था। वह गुल्लक ही अब उनका भगवान था। एक दिन एक भयानक घटना घटी। सावित्री मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थीं, तभी उन्होंने देखा कि ठाकुर सिंह अपने परिवार के साथ दर्शन करने आया है। सावित्री का खून जम गया। उन्होंने तुरंत अपना सिर घुटनों में छिपा लिया और एक गठरी की तरह बन गईं। ठाकुर सिंह उनके बिल्कुल पास से गुजरा, उसकी धोती का से छू गया। ठाकुर ने रुककर देखा, अपनी नाक पर रुमाल रखा और हटो हटो कहते हुए आगे बढ़ गया। उसने अपनी जेब से एक 10 का नोट निकाला और सावित्री के ऊपर फेंक दिया, जैसे किसी कुत्ते को रोटी डालते हैं। सावित्री ने वह नोट नहीं उठाया। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। वह आदमी जिसने उनका घर छीना आज उन पर पैसे फेंक रहा था। लेकिन फिर अंजलि का चेहरा याद आया। सावित्री ने कांपते हाथों से वह नोट उठाया। उस दिन उन्हें महसूस हुआ कि एक मां का कोई अभिमान नहीं होता। जैसे जैसे अंजलि की पासिंग आउट परेड की तारीख नजदीक आ रही थी, सावित्री की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पैसे गिने, अभी भी कुछ पैसे कम थे। उन्होंने अपनी खुराक और कम कर दी। वे अब दिन में केवल एक बार, वह भी मंदिर का बंटा हुआ प्रसाद या भीख में मिला खाना खाती थीं। वे बहुत कमजोर हो गई थीं। तो उस 2000 आहद ऐसी फैल, उनकी हड्डियां दिखने लगी थीं, आंखें अंदर धंस गई थीं। देखने में वे 60 साल की बूढ़ी लग रही थीं, जबकि उनकी उम्र बमुश्किल 40 थी।
लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, पागलपन की हद तक जाने वाले संकल्प की चमक। वे अक्सर नींद में बड़बड़ाती, वर्दी, मेरी अंजलि, ट्रेन। गांव के लोग उन्हें पगली कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस पागलपन के पीछे कितना बड़ा बलिदान छिपा है। आखिरकार वह दिन आ गया जब उनके पास टिकट के लिए पर्याप्त पैसे जमा हो गए। वे रेलवे स्टेशन गईं। काउंटर पर क्लर्क ने उन्हें हिकारत से देखा। उनके मैले, कुचैले कपड़े और शरीर से आती दुर्गंध के कारण लोग उनसे दूर हट रहे थे। सावित्री ने खिड़की पर चिल्लर की ढेर लगा दी। क्लर्क ने गुस्से में कहा, यह क्या कचरा है, नोट नहीं है क्या? सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, यही मेरी जमा पूंजी है, बस एक टिकट दे दो। क्लर्क ने बड़बड़ाते हुए पैसे गिने और एक टिकट उनके सामने फेंक दिया। सावित्री ने उस टिकट को ऐसे उठाया जैसे किसी ने उन्हें स्वर्ग की चाबी दे दी हो। उन्होंने उसे चूमा और अपने सीने से लगा लिया। अब वे तैयार थीं। दुनिया ने उन्हें ठुकरा दिया था, लेकिन अब वे अपनी दुनिया, अपनी बेटी से मिलने जा रही थीं। उस रात झोपड़ी में सावित्री को नींद नहीं आई। वे अपनी छोटी सी पोटली तैयार कर रही थीं। उसमें अंजलि के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उनके पास देने को कुछ बचा ही नहीं था। बस एक पुराना घिसा हुआ चांदी का सिक्का था जो उन्होंने अंजलि की नजर उतारने के लिए रखा था। सावित्री ने शीशे के टुकड़े में अपना चेहरा देखा, झुर्रियां, मैल और सूजी हुई आंखें। उन्हें डर लगा कि कहीं अंजलि उन्हें पहचान ही न पाए या पहचान कर शर्मिंदा हो जाए। क्या मुझे जाना चाहिए, यह सवाल उनके मन में उठा। लेकिन फिर दिल ने जवाब दिया, तू वहां एक भिखारिन बनकर नहीं, एक मां बनकर जा रही है, और मां कभी अपनी औलाद के लिए शर्मिंदगी नहीं हो सकती। सावित्री ने अपने आंसू पोंछे और सुबह की ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की ओर चल पड़ी। अंधेरे को चीरते हुए मुगलसराय स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पैरों को रखने की भी जगह नहीं थी। लोगों का हुजूम ऐसे उमड़ रहा था जैसे चींटियों का झुंड हो। सावित्री अपनी छोटी सी पोटली को सीने से भींचकर उस भीड़ के बीच एक सूखी पत्ती की तरह हिचकोले खा रही थीं। जब संघमित्रा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी तो वहां एक युद्ध जैसा माहौल बन गया। लोग डिब्बों में घुसने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, गालियां दे रहे थे। सावित्री को जनरल बोगी के दरवाजे तक पहुंचने के लिए अपनी बची खुची सारी ताकत लगानी पड़ी। एक मजबूत आदमी ने उन्हें कोहनी मारकर पीछे धकेल दिया, जिससे वे प्लेटफॉर्म पर गिरते गिरते बची। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वे रेंगते हुए लोगों के पैरों के बीच से निकलकर डिब्बे के अंदर दाखिल हुईं। अंदर का नजारा नरक जैसा था, पसीने की बदबू, सामान का ढेर और सांस लेने के लिए तरसते लोग। डिब्बे के अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। सावित्री को बैठने के लिए सीट मिलना तो दूर, ठीक से खड़ा होने की जगह भी मयस्सर नहीं थी। वे शौचालय के पास वाली उस जगह पर सिकुड़ कर बैठ गईं, जहां से बदबू के भभके आ रहे थे। उनके पास बैठे लोगों ने उन्हें हिकारत भरी नजरों से देखा। एक औरत ने अपनी नाक पर साड़ी का पल्लू रखते हुए कहा, अरे, इस बुढ़िया को देखो, कैसी सड़ांध आ रही है इससे, न जाने कहां कहां से चले आते हैं। सावित्री ने अपना सिर और नीचे झुका लिया। वे अपने मैले कपड़ों और शरीर की दुर्गंध से वाकिफ थीं, लेकिन वे क्या करतीं, यह दुर्गंध उनकी गरीबी की थी, जिसे वे चाहकर भी धो नहीं सकती थीं। उन्होंने अपने कानों को बंद करने की कोशिश की, लेकिन अपमान के शब्द उनके दिल को सीधे भेद रहे थे। ट्रेन ने एक जोरदार झटके के साथ चलना शुरू किया और सावित्री का कांटों भरा सफर शुरू हो गया। गाड़ी की रफ्तार के साथ पहियों की छूक छूक आवाज सावित्री के दिमाग में किशन लाल के उन शब्दों को दोहरा रही थी, अंजलि ने मना किया है, वह शर्मिंदा होगी। यह विचार किसी जहरीले सांप की तरह उनके कलेजे को डस रहा था। क्या सच में उनकी लाडो, जिसे उन्होंने अपनी छाती का दूध पिलाकर बड़ा किया, अब अपनी मां को पहचानने से इनकार कर देगी?
क्या वह खाकी वर्दी उनके खून के रिश्ते से ज्यादा मोटी हो गई है? सावित्री की आंखों से आंसू टपककर उनके गंदे कपड़ों में विलीन हो रहे थे। वे खुद से सवाल कर रही थीं कि क्या उनका यहां आना सही है। कहीं वे सच में अपनी बेटी की खुशी में खलल डालने तो नहीं जा रही हैं। लेकिन फिर उनके दिल के एक कोने से आवाज आई, मां का आशीर्वाद कभी अपशकुन नहीं होता। वे अपनी बेटी को सिर्फ एक बार दूर से देखना चाहती थीं। बस एक बार। रात गहरी हो गई थी और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी। खुले दरवाजे से आती ठंडी हवा सावित्री की हड्डियों को कंपा रही थी। बुखार फिर से चढ़ने लगा था। उनका शरीर तप रहा था। प्यास से गला सूख रहा था। लेकिन उनके पास पानी की बोतल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने देखा कि सामने बैठी एक मां अपने बच्चे को खाना खिला रही है। रोटी और अचार की खुशबू ने सावित्री की भूख को और भड़का दिया। उनके पेट में मरोड़ उठ रही थी। लेकिन उन्होंने अपनी नजरें फेर लीं। वे अपनी भूख को यह कहकर बहला रही थीं कि चेन्नई पहुंचकर पेट भर लेंगी। अभी एक एक पैसा कीमती है। उन्होंने अपनी जीभ से सूखे होठों को चाटा और आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। लेकिन भीड़ के शोर और धक्कों ने उन्हें जगाए रखा। हर स्टेशन पर चढ़ने वालों की भीड़ उन्हें और कोने में दबा देती थी, जैसे दुनिया उन्हें मिटा देना चाहती हो। तभी काले कोट में टीटी टिकट परीक्षक डिब्बे में दाखिल हुआ। उसका रौब देखकर बिना टिकट वाले यात्रियों में खलबली मच गई। सावित्री के पास टिकट था, फिर भी उनका दिल जोर से धड़कने लगा। पुलिस और वर्दी वालों से उन्हें अब डर लगने लगा था। टीटी ने सावित्री को वहां दुबके हुए देखा और कड़क आवाज में पूछा, ए बुढ़िया, टिकट है? या ऐसे ही चढ़ गई सावित्री ने कांपते हाथों से अपनी कमर में खोसा हुआ वह मुड़ा तुड़ा टिकट निकालकर दिखाया। टीटी ने टिकट को टॉर्च की रोशनी में देखा और फिर सावित्री को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस भिखारिन जैसे दिखने वाली औरत के पास इतना महंगा टिकट हो सकता है। उसने टिकट वापस फेंकते हुए कहा, चोरी का तो नहीं है या भीख मांगकर जमा किया है। सफर करना है तो कायदे से बैठ, रास्ता मत रोक। सावित्री ने चुपचाप टिकट उठाया। यह अपमान भी उन्होंने घूंट की तरह पी लिया। अगला दिन और भी कष्टदायी था। ट्रेन अब दक्षिण भारत में प्रवेश कर चुकी थी। बाहर का नजारा बदल गया था। खेत खलिहानों की जगह अब नारियल के पेड़ और लाल मिट्टी दिख रही थी। गर्मी और उमस बढ़ गई थी। डिब्बे के अंदर की हवा दम घोंटने वाली हो गई थी। सावित्री का सिर चकरा रहा था। वे लगभग बेहोशी की हालत में थी। उन्हें बीच बीच में अंजलि का भ्रम होने लगता। कभी लगता अंजलि उन्हें बुला रही है, कभी लगता वह उन्हें धक्का दे रही है। उनके पास बैठे एक यात्री ने दया खाकर उन्हें अपनी पानी की बोतल दे दी। सावित्री ने एक ही सांस में आधा पानी पी लिया। वह पानी अमृत जैसा लगा। उस अजनबी का एहसान मानते हुए उन्होंने हाथ जोड़ा। दुनिया में अभी भी इंसानियत बाकी थी। शायद इसी भरोसे पर वे इतनी दूर चली आई थीं। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस अग्नि परीक्षा की शुरुआत थी। करीब 40 घंटे के नरक के बाद ट्रेन चेन्नई सेंट्रल स्टेशन के विशाल प्लेटफॉर्म पर पहुंची। शोर, भीड़ और एक ऐसी भाषा जिसे सावित्री बिल्कुल नहीं समझती थी, तमिल। चारों तरफ इडली, वड़ा, कापी कापी की आवाजें गूंज रही थीं। सावित्री ट्रेन से उतरी तो उनके पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे। कमजोरी इतनी थी कि वे गिरते गिरते बचीं। इतना बड़ा स्टेशन उन्होंने कभी नहीं देखा था। यह किसी भूल भुलैया जैसा था। वे लोगों से बाहर जाने का रास्ता पूछ रही थी, भैया बाहर कहां से जाना है? लेकिन लोग उनकी भाषा नहीं समझ रहे थे और हाथ के इशारे से आगे बढ़ने को कह रहे थे। भीड़ के रेले में वे एक तिनके की तरह बहती हुई स्टेशन के बाहर निकलीं। शहर का शोर और चमक दमक देखकर वे सहम गईं। बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें और गाड़ियों का कभी न रुकने वाला सैलाब। सोनपुर की वह अनपढ़ औरत आज एक महानगर के बीच अकेली खड़ी थी। स्टेशन के बाहर पीले रंग के ऑटो रिक्शा की कतार थी।
सावित्री ने अपनी चोली के अंदर से वह कागज का टुकड़ा निकाला जिस पर किशन लाल ने कभी अंजलि का पता लिखा था। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, सेंट थॉमस माउंट। उन्होंने एक ऑटो वाले को वह कागज दिखाया। ऑटो वाले ने पता देखा और सावित्री की हालत देखी। उसने समझ लिया कि यह कोई गांव की गंवार औरत है। उसने उंगलियों से इशारा करते हुए कहा, 300 रुपये। सावित्री के होश उड़ गए। 300 रुपये। उनके पास तो अब कुल जमा 100-125 रुपये ही बचे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भैया थोड़ा कम कर लो, गरीब औरत हूं। ऑटो वाला कुछ तमिल में बड़बड़ाया और अपना ऑटो लेकर आगे बढ़ गया। दूसरे तीसरे सबने ज्यादा पैसे मांगे। सावित्री समझ गईं कि इस शहर में गरीबों के लिए कोई दया नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि वे पैदल ही जाएंगी, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। सावित्री ने एक राहगीर से पूछा, बेटा यह फौजी स्कूल किधर है? उस आदमी को थोड़ी हिंदी आती थी। उसने दूर एक पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, अम्मा वह बहुत दूर है। माउंट रोड पकड़कर सीधा जाओ, 10-12 किलोमीटर होगा। 12 किलोमीटर। सावित्री के पैरों में छाले थे। पेट खाली था, लेकिन हौसला हिमालय से बड़ा था। वे नंगे पैर ही तपती हुई सड़क पर चल पड़ी। चेन्नई की धूप में एक अलग ही तीखापन था जो चमड़ी को जला रहा था। गाड़ियों का धुआं उनका दम घोंट रहा था। वे सड़क के किनारे किनारे सिर पर पल्लू ओढ़े एक मशीन की तरह चल रही थी। हर कदम पर उन्हें लगता कि अब वे गिर जाएंगी, लेकिन फिर अंजलि का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता और उनके कदम रुकने का नाम नहीं लेते। यह पैदल यात्रा किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं थी, जहां भक्त अपने भगवान को पाने के लिए हर कष्ट सहता है। चलते चलते शाम होने को आई थी। सावित्री का गला प्यास से चटक रहा था। सड़क किनारे एक नल देखकर वे रुकीं। वहां कुछ लोग कपड़े धो रहे थे। सावित्री ने डरते डरते वहां जाकर अपनी चुल्लू से पानी पिया। पानी गर्म था, लेकिन उससे उनकी जान में जान आई। उन्होंने उसी पानी से अपना चेहरा और हाथ पैर धोए। वे नहीं चाहती थीं कि जब वे अंजलि के पास पहुंचे तो बहुत गंदी दिखें। उन्होंने अपनी साड़ी को झाड़ा और बालों को ठीक किया। पानी में अपनी परछाई देखकर उन्हें अपनी मां होने पर तरस आया। हे भगवान, मेरी बेटी को शर्मिंदा मत होने देना, उन्होंने प्रार्थना की। भूख अब मर चुकी थी। उसकी जगह एक अजीब सी घबराहट ने ले ली थी। मंजिल करीब थी, लेकिन दिल में एक अनजाना डर बैठ गया था। क्या होगा जब वे वहां पहुंचेंगी? रात के अंधेरे में वे सेंट थॉमस माउंट के इलाके में पहुंची। वहां का माहौल शहर से अलग था। शांत, साफ सुथरा और अनुशासित। दूर से ही उन्हें एकेडमी की ऊंची दीवारें और बड़े गेट दिखाई दिए। गेट पर बड़ी बड़ी लाइटें जल रही थीं और हथियारबंद संतरी पहरा दे रहे थे। सावित्री की आंखों में चमक आ गई। यही है मेरी अंजलि की जगह। वे बुदबुदाईं। वे दौड़कर गेट के पास जाना चाहती थीं, लेकिन उनके पैर अब जवाब दे चुके थे। वे सड़क के दूसरी ओर एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। वे उस गेट को एकटक देखती रहीं, जैसे कोई मंदिर के द्वार को देखता है। अंदर से बिगुल की आवाज आ रही थी। वह आवाज सुनकर सावित्री का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनकी बेटी इसी चारदीवारी के अंदर है, अफसर बन रही है। इस एहसास ने उनकी सारी थकान, सारी भूख मिटा दी, लेकिन वे गेट के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। किशन लाल की बातें उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थीं। तुम वहां मत आना। उन्होंने सोचा कि अगर वे अभी वहां गईं और किसी ने उन्हें पहचान लिया तो शायद अंजलि की बदनामी हो जाएगी। रात हो चुकी है, कल सुबह ही जाना ठीक रहेगा। सावित्री ने उसी पेड़ के नीचे सख्त जमीन पर लेटने का फैसला किया। मच्छर काट रहे थे। जमीन पथरीली थी, लेकिन उन्हें नींद आ रही थी। यह नींद सुकून की थी, क्योंकि वे अपनी बेटी के पास थीं। अगली सुबह पासिंग आउट परेड का दिन था।
सूरज उगने से पहले ही एकेडमी के अंदर हलचल शुरू हो गई थी। बैंड की आवाजें, गाड़ियों की आवाजाही और हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट। सावित्री की आंख खुली। उन्होंने देखा कि गेट के बाहर महंगी महंगी गाड़ियां रुक रही थीं। सूट बूट पहने लोग, औरतों की रेशमी साड़ियां और चमकते हुए बच्चे अंदर जा रहे थे। ये उन कैडेट्स के माता पिता थे जो आज अफसर बनने वाले थे। सावित्री ने अपनी फटी हुई साड़ी को देखा और उन लोगों को देखा। जमीन और आसमान का फर्क था। उन्हें अपनी गरीबी का एहसास इतना गहरा कभी नहीं हुआ था जितना आज हो रहा था। वे एक कोने में दुबक गईं ताकि कोई उन्हें देख न ले। उनके मन में एक द्वंद्व चल रहा था, अंदर जाएं या यहीं से लौट जाएं। तभी एक गार्ड की नजर सावित्री पर पड़ी। वह डंडा लेकर उनकी ओर आया। ए अम्मा, यहां क्या कर रही है? यह भीख मांगने की जगह नहीं है। चलो भागो यहां से। वह तमिल में चिल्लाया, लेकिन उसका लहजा सावित्री समझ गई। सावित्री ने हाथ जोड़कर टूटी फूटी हिंदी में कहा, साहब, भीख नहीं, मेरी बेटी अंदर है। अफसर। गार्ड को उनकी भाषा समझ नहीं आई, लेकिन उसने अफसर शब्द सुन लिया। वह हंसा। तेरी बेटी अफसर पागल है क्या? चल हट, आज बड़ा दिन है। यहां कचरा मत फैला। उसने सावित्री को डंडे से हल्का धक्का दिया। सावित्री गिरते गिरते संभली। यह धक्का उनके शरीर पर नहीं, उनकी ममता पर लगा था। वे पीछे हट गईं, लेकिन वहां से गईं नहीं। वे सड़क के उस पार एक पुलिया पर जाकर बैठ गईं, जहां से गेट साफ दिखता था। सावित्री ने अपनी पोटली खोली और उसमें से वह पुराना चांदी का सिक्का निकाला। वे उसे मुट्ठी में भींचकर प्रार्थना करने लगीं। उन्होंने तय किया कि वे अंदर नहीं जाएंगी। वे अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य पर अपनी गरीबी का दाग नहीं लगाएंगी। वे यहीं बैठेंगी, दूर से अपनी बेटी की झलक देखेंगी, और जब वह निकल जाएगी तो चुपचाप वापस चली जाएंगी। यही उनका त्याग होगा, यही उनका आखिरी सलाम होगा। आंसुओं की धारा उनके गालों पर बह रही थी, लेकिन होठों पर एक मुस्कान थी, त्याग की मुस्कान। वे उस पल का इंतजार करने लगीं जब वह गेट खुलेगा और उनकी शेरनी बाहर निकलेगी। उन्हें नहीं पता था कि नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है, एक ऐसा मोड़ जो इस कहानी को एक नया अंजाम देगा। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का परमेश्वरन ड्रिल स्क्वायर आज किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। तिरंगा शान से लहरा रहा था और मिलिट्री बैंड की धुनों से पूरा माहौल गूंज रहा था। कैडेट अंजलि कुमारी अपनी प्लाटून के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। उसके बूटों की थाप में एक अलग ही आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी नजरें बार बार दर्शकों की दीर्घा की ओर घूम रही थीं। वहां हजारों लोग बैठे थे, माता पिता, भाई बहन, सभी अपने लाडलों को अफसर बनते देखने आए थे। अंजलि की आंखें उस भीड़ में केवल एक चेहरे को तलाश रही थीं, उसकी मां सावित्री। उसने सोचा था कि आज वह अपनी मां को वीआईपी गैलरी में बैठे देखेगी। उसकी आंखों में गर्व के आंसू होंगे, लेकिन उसे वहां केवल किशन चाचा दिखाई दिए, जो नए कपड़े पहने, मूंछों पर ताव देते हुए बैठे थे। मां की गैरमौजूदगी ने अंजलि के उत्साह को आधा कर दिया। परेड समाप्त हुई और वह भावुक क्षण आया जिसे अंतिम पग कहते हैं। जैसे ही अंजलि ने वह अंतिम कदम पार किया, वह कैडेट से एक लेफ्टिनेंट बन गई। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हो रही थी, लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन अंजलि का दिल कहीं और था। पाइपिंग सेरेमनी शुरू हुई, जहां माता पिता अपने बच्चों के कंधों पर सितारे लगाते हैं। अंजलि के पास किशन चाचा आए। उन्होंने अंजलि के कंधों पर सितारे लगाए और फोटो खिंचवाने के लिए बनावटी मुस्कान बिखेरी। अंजलि ने दबी आवाज में पूछा, चाचा जी, मां कहाँ है? वह क्यों नहीं आई? किशन ने तुरंत झूठ बोला, अरे बेटिया, क्या बताऊं? ऐन मौके पर भाभी की तबीयत बिगड़ गई। बुखार इतना तेज था कि बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। उन्होंने तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद भेजा है। अंजलि का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला।
एक फौजी को अपनी भावनाओं पर काबू रखना सिखाया जाता है। उधर एकेडमी की ऊंची दीवारों के बाहर सावित्री एक अपराधी की तरह छिपी हुई थी। अंदर से आती बैंड की आवाजें और तालियों की गड़गड़ाहट उनके कानों में पड़ रही थी। हर ताल पर उनका दिल जोर से धड़कता था। वे जानती थीं कि अंदर उनकी बेटी इतिहास रच रही है और वे बाहर कूड़े के ढेर के पास बैठी मक्खियां उड़ा रही थीं। सावित्री ने गेट के पास जाने की एक और कोशिश की। उन्होंने सोचा कि शायद संतरी बदल गए हों और कोई दयालु गार्ड उन्हें अंदर झांकने दे। वे घिसटते हुए गेट के करीब पहुंची। लोहे के विशाल गेट के बीच से उन्हें अंदर का हरा भरा मैदान और सफेद वर्दी में सजे लोग धुंधले दिखाई दे रहे थे। वह दृश्य स्वर्ग जैसा था और सावित्री को लगा कि वे नरक के द्वार पर खड़ी हैं। एक संतरी ने उन्हें फिर देख लिया। इस बार वह गुस्से से लाल पीला हो गया। वह अपनी राइफल की बट जमीन पर पटकते हुए सावित्री की ओर आया। ए बुढ़िया, तुझे समझ नहीं आता यहां वीआईपी मूवमेंट है। अगर डीआईजी साहब ने देख लिया तो मेरी नौकरी जाएगी। भाग यहां से, वरना पुलिस को बुलाकर अंदर करवा दूंगा, वह चिल्लाया। सावित्री ने अपने हाथ जोड़े। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी मैली कुचैली साड़ी के पल्लू से एक कागज निकाला। अंजलि का फोटो, जो अखबार की कटिंग थी। उन्होंने कांपते हाथों से वह फोटो गार्ड को दिखाया और टूटी फूटी आवाज में कहा, साहब, यह मेरी बेटी है, बस एक बार देख लेने दो। गार्ड ने फोटो देखा और फिर सावित्री को उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फोटो उनके हाथ से झटक दिया। चल हट, पागल औरत। कोई भी भीख मांगने के लिए नई कहानी बना लेता है। फोटो कीचड़ में गिर गया। सावित्री ने झपटकर उसे उठाया और अपनी छाती से लगा लिया, जैसे किसी ने उनके कलेजे पर वार किया हो। वे समझ गईं कि इस दुनिया में गरीब का सच भी झूठ ही माना जाता है। वे चुपचाप पीछे हट गईं और सड़क के किनारे एक पेड़ की ओट में बैठ गईं। धूप अब सिर पर आ चुकी थी और गर्मी जानलेवा हो रही थी। सावित्री का गला सूख कर कांटा हो गया था। भूख से पेट में आग लगी थी और बुखार ने शरीर को तोड़ दिया था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी पलकें नहीं झपकाईं। वे उस गेट के खुलने का इंतजार कर रही थीं। उन्हें पता था कि समारोह खत्म होने के बाद गाड़ियां यहीं से निकलेंगी। शायद उसी भीड़ में उन्हें अपनी बेटी की एक झलक मिल जाए। किस तरह की अपनी गाड़ियां सोपर के साथ अंदर समारोह खत्म हो चुका था। नए बने युवा अफसर अपने परिवारों के साथ गले मिल रहे थे, खुशियां मना रहे थे। पूरा माहौल जज्बातों से भरा था। अंजलि एक कोने में खड़ी थी। उसके कंधे पर 2 सितारे चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में सूनापन था। उसके साथी अपने माता पिता के पैर छू रहे थे। माएं अपने बेटों को चूम रही थीं। अंजलि को अपनी मां की गोद याद आ रही थी। उसने किशन से कहा, चाचा जी, मैं मां से बात करना चाहती हूं, फोन मिलाइए। किशन सकपका गया। उसने बहाना बनाया, अरे बिटिया, गांव में नेटवर्क नहीं आता और भाभी तो बीमार है, सो रही होंगी। तुम परेशान मत हो, हम शाम को ट्रेन से निकलेंगे और कल सुबह तक घर पहुंच जाएंगे, तब आराम से मिल लेना। किशन अंजलि को जल्द से जल्द वहां से ले जाना चाहता था, इससे पहले कि उसका कोई झूठ पकड़ा जाए। बाहर सड़क पर हलचल बढ़ने लगी थी। सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां और लाल बत्ती वाली कारें निकलने लगी थीं। सावित्री अपनी जगह से थोड़ा आगे खिसक आईं। उनकी नजरें हर गाड़ी के शीशे पर टिकी थीं। तेज रफ्तार गाड़ियां धूल उड़ाती हुई जा रही थीं। धूल सावित्री के चेहरे पर जम रही थी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। तभी एक बस निकली जिसमें कैडेट्स बैठे थे। सावित्री ने अपनी गर्दन ऊंची की, एड़ियां उठाईं। उन्हें बस में हंसते खेलते चेहरे दिखाई दिए, लेकिन उनकी अंजलि वहां नहीं थी। निराशा ने उन्हें घेर लिया। क्या वह निकल गई? क्या वे चूक गईं? उनका दिल डूबने लगा। इतनी लंबी यात्रा, इतना त्याग, क्या सब बेकार जाएगा नहीं? उनका दिल कह रहा था कि अंजलि अभी अंदर है। तभी एकेडमी का छोटा गेट खुला।
जहां से पैदल यात्री और निजी टैक्सियां निकल रही थीं। सावित्री की सांसें थम गईं। उन्होंने देखा कि कुछ नए अफसर अपनी वधियरों में अपने गर्वित माता पिता के साथ बाहर आ रहे हैं। सावित्री की आंखें भीड़ को चीरती हुई एक चेहरे को तलाशने लगीं और फिर उन्हें वह दिखाई दी। भीड़ के बीचों बीच एक लंबी सांवली लड़की, सेना की जैतून हरी साड़ी, ऑलिव ग्रीन साड़ी और कंधे पर चमकते सितारों के साथ चल रही थी। उसके चलने में वही शान थी जो उसके पिता में हुआ करती थी। अंजलि, सावित्री के मुंह से एक चीख निकलना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। वह इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी भव्य, जैसे साक्षात देवी। सावित्री का रोम रोम पुलकित हो उठा। सारे कष्ट, सारी भूख, सारी प्यास उस एक पल में मिट गई। अंजलि गेट से बाहर आई। उसके साथ किशन लाल चल रहा था। अंजलि की नजरें इधर उधर घूम रही थीं। शायद वह अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही थी कि मां दिख जाए। सावित्री एक खंभे के पीछे छिप गईं। उन्होंने अपनी हालत देखी, फटे कपड़े, बिखरे बाल, नंगे पैर और मैला शरीर। और फिर अपनी बेटी को देखा, चमकदार, साफ सुथरी और सम्मानित। एक पल के लिए सावित्री को लगा कि अगर वे सामने गईं तो अंजलि के साथ ही अफसरों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। अरे देखो, लेफ्टिनेंट अंजलि की मां भिखारिन है, लोग कहेंगे। यह विचार आते ही सावित्री के कदम रुक गए। ममता ने उन्हें आगे धकेला, लेकिन मां के बलिदान ने उन्हें पीछे खींच लिया। वे वहीं खड़ी होकर आंसुओं की बारिश में अपनी बेटी को निहारती रहीं। किशन लाल ने एक टैक्सी रोकी। वह अंजलि का सामान डिक्की में रखवा रहा था। अंजलि वहीं फुटपाथ पर खड़ी थी, गेट की ओर पीठ करके। वह अपने साथियों से हाथ मिला रही थी और विदा ले रही थी। सावित्री से अब रहा नहीं गया। वे खंभे की ओट से निकलकर थोड़ा आगे आईं। वे अंजलि को छूना नहीं चाहती थी, बस उसे जी भर के देखना चाहती थी। वे सड़क के डिवाइडर तक आ गईं, तभी वहां से गुजर रहे कुछ आवारा कुत्तों ने सावित्री को देखकर भौंकना शुरू कर दिया। सावित्री घबरा गईं और उनका पैर फिसल गया। वे सड़क पर मुंह के बल गिर पड़ी। अम्मा, पास खड़े किसी राहगीर ने चिल्लाया। भीड़ का ध्यान उस ओर गया। अंजलि ने भी मुड़कर देखा। अंजलि ने देखा कि सड़क पर एक बूढ़ी औरत गिरी पड़ी है, जिसके कपड़े तार तार हैं और कुत्ते उस पर भौंक रहे हैं। लोग उसे उठाने के बजाय तमाशबीन बने देख रहे थे या नाक सिकोड़ रहे थे। किशन लाल ने भी देखा और उसका रंग फक पड़ गया। वह पहचान गया कि वह कपड़ों की ढेर और कोई नहीं, सावित्री है। उसने तुरंत अंजलि का हाथ पकड़ा और कहा, अरे छोड़ो बिटिया, कोई पागल भिखारिन होगी। चलो, हमें देर हो रही है, ट्रेन छूट जाएगी। किशन ने अंजलि को टैक्सी में धकेलने की कोशिश की, लेकिन अंजलि की नजर उस औरत के हाथ पर अटक गई थी। उस औरत ने उठने की कोशिश करते हुए अपना हाथ जमीन पर टिकाया था और उसकी कलाई पर एक पुराना काला धागा बंधा था, जिसमें एक तांबे का सिक्का था। अंजलि का दिल जोर से धड़का। बचपन में जब अंजलि बहुत बीमार पड़ी थी, तब मां ने मन्नत मांगकर यह धागा अपनी कलाई पर बांधा था और कहा था कि इसे मरते दम तक नहीं उतारूंगी। अंजलि का दिमाग सुन्न हो गया। क्या यह संभव है? क्या सोनपुर की वह सावित्री देवी यह भिखारिन हो सकती है? अंजलि ने किशन का हाथ झटक दिया। 1 मिनट चाचा जी, उसने सख्त आवाज में कहा। वह धीरे धीरे उस भीड़ की ओर बढ़ी। उसका दिल किसी हथौड़े की तरह बज रहा था। जैसे जैसे वह करीब जा रही थी, उसे उस औरत के शरीर की गंध नहीं, बल्कि अपनी मां की अपनापन महसूस हो रहा था। सावित्री ने जैसे ही देखा कि एक फौजी अफसर उनकी ओर आ रही है, उन्होंने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की। वे शर्म से गढ़ी जा रही थी। भीड़ ने अंजलि के लिए रास्ता छोड़ दिया। एक अफसर को एक भिखारिन के पास जाते देख सब हैरान थे। अंजलि उस औरत के पास पहुंची जो अब तक जमीन पर पड़ी कांप रही थी।
अंजलि ने झुककर उस औरत के चेहरे से गंदे बाल हटाए। धूल और आंसुओं से स्नेह उस चेहरे को पहचानना मुश्किल था, लेकिन एक बेटी अपनी मां की आंखों को कैसे भूल सकती थी। सावित्री ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और अंजलि को देखा। उन आंखों में वही ममता थी, वही प्यार था जो अंजलि को बचपन में लोरी सुनाते वक्त मिलता था। मां अंजलि के मुंह से बस एक शब्द निकला, लेकिन उस एक शब्द में पूरी कायनात का दर्द सिमट आया था। सावित्री फूट फूट कर रो पड़ी। उनका भेद खुल चुका था, उनका पर्दा गिर चुका था। किशन लाल अब टैक्सी के पास खड़ा पसीना पोंछ रहा था। वह भागने की फिराक में था। अंजलि सब समझ गई। एक पल में पिछले 3 सालों की सारी घटनाएं, सारी चिट्ठियां, सारे बहाने उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह घूम गए। मां की यह हालत, किशन चाचा का झूठ और मां का यहां होना, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। अंजलि का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फटने को तैयार था, लेकिन उससे पहले उसे अपना फर्ज निभाना था। एक बेटी का फर्ज। उसने अपनी सफेद दस्ताने ग्लव्स उतार दिए और बिना किसी झिझके उस धूल भरी सड़क पर अपनी मां को बाहों में भर लिया। उसकी नई वर्दी पर कीचड़ लग गया, लेकिन अंजलि के लिए वह दाग उसके मेडल से ज्यादा कीमती था। वहां मौजूद भीड़ सन्न रह गई। यह दृश्य उनकी समझ से परे था। एक चमकदार सितारा और धूल में लिपटी धरती का मिलन। चेन्नई की व्यस्त सड़क पर समय जैसे थम सा गया था। वहां मौजूद भीड़, जो कुछ पल पहले एक भिखारिन को हिकारत से देख रही थी, अब सन्न रह गई थी। लेफ्टिनेंट अंजलि, जिसकी वर्दी पर सुनहरे सितारे चमक रहे थे, सड़क की धूल में घुटनों के बल बैठी अपनी मां को सीने से लगाए रो रही थी। सावित्री का मैला, कुचैला शरीर अंजलि की बेदाग वर्दी को गंदा कर रहा था, लेकिन अंजलि को इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। सावित्री बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उनका शरीर संकोच से सिकुड़ा जा रहा था। उन्होंने रुंधे गले से कहा, छोड़ दे बिटिया, मेरी गंदगी तुझे लग जाएगी। लोग क्या कहेंगे? तू अफसर है, मैं एक भिखारिन हूं। सावित्री के ये शब्द अंजलि के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। उसने अपनी मां को और जोर से भींच लिया, जैसे वह उन्हें दुनिया की हर बुरी नजर से बचा लेना चाहती हो। अंजलि ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ मां की आंखों में देखा और दहाड़ते हुए कहा, कौन सी गंदगी मां? यह धूल, यह पसीना, यह मेरे लिए किसी चंदन से कम नहीं है। जिसने मुझे इस वर्दी के लायक बनाया, उसके चरण की धूल भी मेरे लिए माथे का तिलक है। अगर यह वर्दी मुझे तुमसे दूर करती है, तो मुझे ऐसी वर्दी नहीं चाहिए। तुम भिखारिन नहीं हो मां, तुम इस दुनिया की सबसे अमीर औरत हो, जिसने अपनी बेटी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। अंजलि की आवाज में इतना दर्द और सच्चाई थी कि वहां खड़े पत्थर दिल इंसान भी पिघल गए। पास खड़े पुलिस वाले कि हम लोग किसी मंदरा देश ताकर ने जो सावित्री को डंडा मारने वाले थे, अब सिर झुकाए खड़े थे। अंजलि के साथ ही कैडेट्स, अब ऑफिसर्स भी वहां पहुंचे थे, और यह दृश्य देखकर उनकी आंखों में भी नमी तैर गई थी। तभी अंजलि की नजर पास में खड़े किशन लाल पर पड़ी, जो अब भीड़ में छिपकर खिसकने की फिराक में था। अंजलि ने अपनी मां को संभाला और धीरे से उन्हें खड़ा किया। फिर वह किशन की ओर मुड़ी। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि ज्वालामुखी धधक रहा था। वह एक भतीजी नहीं, बल्कि एक सेना की अधिकारी की तरह उसकी ओर बढ़ी। किशन के पैर कांपने लगे। अंजलि ने उसके सामने जाकर कड़क आवाज में पूछा, चाचा जी, आप कहां जा रहे हैं? क्या आपको मां की हालत दिखाई नहीं देती? आपने कहा था मां बीमार है, साइन मेंस के ओबियन बिस्तर पर है। यह सड़क पर क्यों है? और मां ने जो पैसे भेजे थे, जो चिट्ठियां भेजी थीं, वे सब कहां हैं? किशन का गला सूख गया। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सावित्री ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। रहने दे बिटिया, तमाशा मत कर। लेकिन अंजलि अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसने किशन का कॉलर पकड़ लिया।
जो कि एक फौजी के लिए अनुशासनहीनता हो सकती थी। लेकिन उस वक्त वह केवल एक बेटी थी। बोलिए, मेरी मां ने मेरे लिए घर गिरवी रखा, गहने बेचे, और आपने मुझे बताया कि सब ठीक है। आपने मुझे मेरी मां से दूर रखा ताकि आप मेरे पैसे खा सकें। अंजलि की दहाड़ सुनकर किशन घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दे बिटिया, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। वह गिड़गिड़ाने लगा। वहां मौजूद भीड़ को जब असलियत पता चली तो लोग किशन पर थू थू करने लगे। जिस समाज का डर दिखाकर किशन ने सावित्री को दबाया था, वही समाज आज किशन को धिक्कार रहा था। सावित्री ने अपनी कांपती आवाज में अंजलि को बताया कि कैसे वह यहां तक पहुंची। जब अंजलि ने सुना कि उसकी मां ने यहां आने के लिए भीख मांगी है, तो उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को निचोड़ दिया हो। उसकी मां, एक शहीद की पत्नी जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, उसे अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए अपनी आत्मा को मारना पड़ा। अंजलि ने सावित्री के उन हाथों को चूमा जो भिक्षा मांगते मांगते काले पड़ गए थे। उसने रोते हुए कहा, मां, तुमने मुझे इतना बड़ा कर्जदार बना दिया है कि मैं 7 जन्मों तक भी तुम्हारा कर्ज नहीं चुका पाऊंगी। मुझे माफ कर दो मां। मैं अपनी दुनिया में इतनी खो गई कि तुम्हारा दर्द नहीं देख पाई। मां, बेटी का यह मिलन वहां मौजूद हर शख्स को रुला रहा था। अचानक अंजलि ने अपने आंसू पोंछे। उसने अपने चेहरे को सख्त किया और अपनी टोपी कैप को ठीक किया जो गिरने वाली थी। उसने सावित्री से थोड़ा दूर हटकर अपनी एड़ियां मिलाईं। भीड़ को समझ नहीं आया कि वह क्या करने वाली है। अंजलि एकदम सावधान की मुद्रा में खड़ी हो गई। उसका शरीर तन गया, ठुड्डी ऊपर उठ गई, और फिर हजारों लोगों की मौजूदगी में चेन्नई की उस सड़क पर लेफ्टिनेंट अंजलि ने अपनी मां के सामने अपना हाथ उठाया और एक शानदार कड़क सैल्यूट किया। यह सैल्यूट किसी वरिष्ठ अधिकारी के लिए नहीं था। यह सैल्यूट उस सुप्रीम कमांडर के लिए था जिसने जीवन के युद्ध में हार नहीं मानी थी। अंजलि की आंखों में गर्व था। जय हिंद मान। यह दृश्य देखकर वहां सन्नाटा छा गया। वह सैल्यूट इतना प्रभावशाली था कि वहां मौजूद अंजलि के साथी ऑफिसर्स ने भी बिना किसी आदेश के सावित्री की ओर मुड़कर सैल्यूट किया। पुलिस वाले, गार्ड्स और यहां तक कि एकेडमी के कमांडेंट जो अपनी गाड़ी से यह सब देख रहे थे, वे भी बाहर आए और उस बूढ़ी मां को सलाम किया। सावित्री, जो खुद को दुनिया की सबसे बदनसीब औरत समझ रही थी, आज हजारों वर्दीधारी अफसरों की सलामी ले रही थी। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि विजय के थे। आज उनका त्याग सफल हो गया था। उन्होंने कांपते हाथों से अंजलि के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। तभी पुलिस ने आगे बढ़कर किशन लाल को हिरासत में ले लिया। एकेडमी के कमांडेंट ने अंजलि के पास आकर कहा, लेफ्टिनेंट, हमें आप पर गर्व है और आपकी मां पर भी। इस आदमी के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करवाएंगे। धोखाधड़ी और पूर्व सैनिक की विधवा को प्रताड़ित करने का केस दर्ज होगा। किशन को पुलिस जीप में बैठाया जा रहा था। उसने सावित्री की ओर दया की भीख मांगती नजरों से देखा, लेकिन सावित्री ने अपना मुंह फेर लिया। कर्म का फल उसे मिल चुका था। सावित्री ने मन ही मन रमेश को याद किया। देखो जी, तुम्हारी बेटी ने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हारा सपना पूरा हुआ। अंजलि ने अपनी मां की वह पुरानी पोटली उठाई जिसे सावित्री ने जमीन पर छोड़ दिया था। कमांडेंट ने अपनी सरकारी गाड़ी की पेशकश की, लेकिन अंजलि ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, सर, आज मैं अपनी मां के साथ पैदल चलना चाहती हूं। उसका हाथ पकड़कर, जैसे बचपन में वह मुझे चलाया करती थी। अंजलि ने सावित्री का हाथ थामा। वह हाथ जो खुरदुरा और कमजोर था, लेकिन अंजलि के लिए दुनिया का सबसे मजबूत सहारा था। सावित्री संकोच कर रही थी, लेकिन अंजलि ने उन्हें अपने साथ सटा लिया। मां और बेटी भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। अंजलि की वर्दी की चमक
और सावित्री के फटे कपड़ों की सादगी मिलकर एक नई तस्वीर बना रहे थे। भारत की असली तस्वीर। वे रेलवे स्टेशन की ओर नहीं, बल्कि एक नए जीवन की ओर बढ़ रहे थे। अंजलि ने चलते चलते मां से वादा किया, मां, हम सबसे पहले अपना घर छुड़ाएंगे। ठाकुर सिंह का एक एक पैसा उसके मुंह पर मारेंगे और उस घर के दरवाजे पर अब हवलदार रमेश के साथ वीरांगना सावित्री की नेम प्लेट भी लगेगी। सावित्री ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को देखा। उनकी थकान, उनकी बीमारी, उनकी भूख सब गायब हो चुकी थी। उन्हें महसूस हुआ कि वे अब अकेली नहीं हैं। उनका बुढ़ापा अब सुरक्षित हाथों में था। उन्होंने आसमान की ओर देखा। सूरज चमक रहा था, जैसे वह भी इस मां बेटी की जोड़ी को सलाम कर रहा हो। कहानी का अंत एक सुखद शुरुआत थी। सोनपुर के लोग, जिन्होंने सावित्री को पागल कहा था, अब अखबारों में उसकी फोटो देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे थे। लेकिन सावित्री के लिए अखबार की सुर्खियां मायने नहीं रखती थीं। उनके लिए तो वह पल ही मोक्ष था, जब उनकी बेटी ने पूरी दुनिया के सामने उन्हें अपनाया और वह आखिरी सलाम दिया। वह सलाम केवल एक फौजी का नहीं था, वह हर उस संतान का सलाम था जो अपनी मां के बलिदान को समझती है। गंगा के किनारे शुरू हुई यह कहानी समुद्र के किनारे एक अमर याद बनकर पूरी हुई। सावित्री देवी अब केवल एक विधवा नहीं, बल्कि एक फौजी की मान, मदर ऑफ अ सोल्जर थीं। और यह पद किसी भी मेडल से बड़ा था।